प्रथम प्रथम प्रश्न पत्र है। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 8 नंबर, ठीक है। इसमें है शिक्षण अभिवृत्ति में फर्स्ट क्वेश्चन आएगा। शिक्षण अभिवृत्ति में फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस शिक्षा के स्वरूप की पहचान कीजिए जिसमें आशावादिता, आत्मसम्मान तथा व्यक्तिता, पुण्यता हेतु प्रतिबद्धता, नैतिक निर्णय तथा सामाजिक दायित्वों के निर्वहन का अवसर देने की उच्च समानता है। ऑप्शन आएगा डी में आएगा मूल्य शिक्षा। व्याख्या में आएगा शिक्षा का स्वरूप जिसमें आशावादिता, आत्मसम्मान तथा व्यक्तिता, पूर्णता हेतु प्रतिबद्धता, नैतिक निर्णय तथा सामाजिक दायित्वों के निर्वहन का अवसर देने की उच्च समानता है, मूल्य शिक्षा कहलाती है। यह मूल्योन्मुखी शिक्षा वह जो व्यक्ति के मनोदैहिक पक्षों के समग्र विकास के साथ उसमें सामाजिक मूल्यों के प्रति बोध जगा सके, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता की गरिमा में अनुभूति के साथ अंतर्राष्ट्रीय भावों के अनुरूप व्यक्ति का विकास करने में सहायक है, जिसे वह स्वयं के प्रति, परिवार के प्रति तथा समाज एवं राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य कर्मों को दक्षता पूर्वक निभा सके। इस प्रकार मूल्योन्मुखी शिक्षा में व्यक्ति में निहित संभावनाओं के संपूर्ण विकास के साथ सामाजिक एवं राष्ट्रीय आकांक्षाओं के पूर्णीकरण का आदर्श समाहित किया गया है। इसमें है सेकंड क्वेश्चन, विद्यार्थियों की अकादमिक सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन न्यूनतम रूप में महत्वपूर्ण है? ऑप्शन सी में आएगा। सी में विधिक क्षमता इसमें आएगा। व्याख्या में आएगा विद्यार्थियों को अकादमिक सफलता किसी एक कारक पर निर्भर नहीं करती है। यह वह पद है जो कई प्रकार के कारकों से मिलकर बना होता है। यह आवश्यक ही कहा जा सकता है कि विद्यार्थियों के अकादमिक सफलता के लिए विधिक क्षमता न्यूनतम रूप से महत्वपूर्ण होती है। निम्नलिखित कारक छात्रों के अकादमिक सफलता और शैक्षिक उपलब्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसमें आएगा जिम्मेदार होते हैं। फिर फर्स्ट में आएगा विद्यालय का वातावरण सामाजिक आर्थिक स्तर या सामाजिक क्षमता, पारिवारिक वातावरण, शैक्षिक सुविधाएं, भावनात्मक सुविधाएं, फिर है संज्ञानात्मक क्षमता या संज्ञानात्मक शैली, शैक्षिक आकांक्षा स्तर। फिर थर्ड में आएगा विद्यार्थियों के बेहतर निष्पादन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा निरोधक है। इसमें कोई नहीं दे रखा, स्टार दे रखा है। स्टार का मतलब है उत्तर कुंजी में परीक्षा एजेंसी एनटीए के द्वारा इस प्रश्न को मूल्यांकन की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, ठीक है। फोर्थ नंबर आएगा नीचे दिए गए कॉलम सेकंड का विवरण कॉलम फर्स्ट के आधार के साथ सम्मिलित कीजिए, ठीक है। इसकी व्याख्या सहित दिए रहा। इसमें है कॉलम फर्स्ट का कॉलम सेकंड के साथ सही सुमेल निम्नलिखित है। कॉलम फर्स्ट का आधार, फिर कॉलम सेकंड का विवरण है। फर्स्ट है संज्ञानात्मक आएगा अमूर्त समस्या का समाधान निकालने की योग्यता। बी है भावनात्मक, दूसरे के चेहरे के हाव भाव को पढ़ने की योग्यता। सी में आएगा सामाजिक, इसमें आएगा फर्स्ट अन्य के साथ संबंध जोड़ने की योग्यता। फिर डी में आएगा मौखिक विचारों को सुस्पष्ट करने की योग्यता। फिफ्थ में आएगा नीचे दो कथन दिए गए हैं, पहला अभिकथन ए और दूसरा तर्क आर के रूप में है। इसमें आएगा वाक्य, इसमें कथन में आएगा अभिकथन है अधिगम और संप्रेषण क्षमता के अभिप्रेरणात्मक पहलू परस्पर संबंध नहीं है। फिर तर्क आर में आएगा सामाजिक उत्पाद के रूप में संप्रेषण हेतु अधिगम परिवेश के अपने चर होते हैं। उपयुक्त दो कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें आएगा व्याख्या में
डी में आएगा दिए गए अभिकथन में अधिगम और संप्रेषण क्षमता के अभिप्रेरणात्मक पहलू परस्पर संबंध नहीं है। गलत है, क्योंकि अधिगम और संप्रेषण क्षमता के अभिप्रेरणात्मक पहलू आपस में संबद्ध होते हैं। इनका एक दूसरे पर प्रभाव होता है। तर्क कथन एक उत्पाद के रूप में संप्रेषण हेतु अधिगम परिवेश के अपने चर होते हैं। सही है, अतः एक गलत है लेकिन आर सही है। शोध अभिवृत्ति, इसमें आएगा स्वदेशीय प्रतिदर्श के बारे में इनमें से कौन सा कथन इसके आशय को संसूचित करने में असमर्थ है। इसमें आएगा व्याख्या में आएगा इसमें आएगा उद्देश्य प्रतिदर्श के बारे में कथन गुणात्मक शोध में व्यष्टियों एवं व्यक्तियों के चयन हेतु स्वदेशीय प्रतिदर्श एक आधारभूत सिद्धांत नहीं है। इसके आशय को संसूचित करने में असमर्थ है। असमर्थ है। प्रत्येक प्रतिदर्श किसी न किसी उद्देश्य को सामने रखकर तैयार और प्रस्तुत किया जाता है। प्रतिदर्श के निर्माण के साथ ही उसकी मूल्यांकन कुंजी भी तैयार की जाती है। मूल्यांकन कुंजी प्रतिदर्श के उद्देश्य के अनुरूप होनी चाहिए। इसके मूल्यांकन से नियत क्षेत्र में विद्यार्थी के उपरांत इसके परिणाम के विषय में विद्यार्थियों के साथ चर्चा की जानी चाहिए, ताकि वे स्वयं अपनी कुशलता और सीमाओं से परिचित हो सके। मूल्यांकन के उपरांत विद्यार्थियों को परिष्कार और सुधार के लिए स्पष्ट परामर्श दिया जाना चाहिए। 7 नंबर में आएगा शोध में कमियों की पहचान करना अनुसंधान प्रश्नों की पहचान कर एक प्रमुख तरीका है। इस संदर्भ में शोध साहित्य में कमियों की पहचान का अर्थ है। इसमें आएगा आंसर में व्याख्या सहित है। इसमें शोध साहित्य में कमियों की पहचान करना अनुसंधान प्रश्नों की पहचान का एक प्रमुख तरीका है। इस संदर्भ में शोध साहित्य में कमियों की पहचान का अर्थ निम्नलिखित है। फर्स्ट, न्यूनतम रूप से कृत अनुसंधान अनुच्छेद को चिह्नित करना। फिर सेकंड में अनुसंधान के क्षेत्र में असंगत निष्कर्षों की पहचान करना। कोई भी अनुसंधान प्रक्रिया अपने क्रियान्वयन से प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों के संदर्भ से ही शुरू होती है। अपने अध्ययन कार्य के दौरान अनुसंधानकर्ता का ध्यान उस अनुसंधान उद्देश्य की तरफ केंद्रित होना चाहिए जिसको उससे अनुसंधान के द्वारा स्थापित करना है। इस प्रकार से अनुसंधानकर्ता को अध्ययन की जाने वाले परिस्थिति या समस्या के बारे में प्रश्नों का निर्माण करके तथा अपने अध्ययन के लिए उद्देश्य निर्धारित करके अपने अध्ययन पर केंद्रित होने की आवश्यकता है। फिर फोर्थ में आएगा नीचे 8 नंबर में नीचे 2 कथन दिए गए, अभिकथन ए और दूसरा कथन तर्क आर के रूप में है। फिर इसमें आएगा ए में है अभिकथन ए, कोई अनुसंधान करता निश्चयात्मक निष्कर्ष निकाल सकता है भले ही उसके समर्थन हेतु साक्ष्य कम हो। तर्क आर में आएगा महत्वपूर्ण सांख्यिकी परीक्षण अनुसंधानकर्ता को पद्धतों से तार्किक और सही अनुमान लगाने में मदद करता है। इसमें आएगा मदद करता है। इसकी व्याख्या सहित आंसर और व्याख्या सहित दिया गया अभिकथन कोई अनुसंधानकर्ता निश्चयात्मक निष्कर्ष निकाल सकता है भले ही इसके समर्थन हेतु साक्ष्य कम हो। गलत है, क्योंकि किसी भी अनुसंधान में पर्याप्त समर्थन हेतु साक्ष्य उपस्थित होने पर भी कोई अनुसंधान किसी निश्चयात्मक तर्क नहीं निकाल सकता। अनुसंधान विषय ही ऐसा है जहाँ कोई भी अनुसंधान करता है निश्चयात्मक स्थिति में नहीं होता। तर्क महत्वपूर्ण सांख्यिकी परीक्षण अनुसंधानकर्ता को पद्धतों से
तार्किक और सही अनुमान लगाने में मदद करता है। सही है, अतः एक गलत है लेकिन आर सही है। बोध प्रश्न, इस निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़े और प्रश्न 9 से 13 के उत्तर दे। इस गद्यांश को पढ़ गए, ठीक है। इसमें आएगा 9th नंबर में आएगा कला की विषय वस्तु को परिच्छेद में इस प्रकार परिभाषित किया गया है। इसका है आंसर डी। इसके द्वारा अभिव्यक्ति अभिप्राय के तौर पर। व्याख्या में आएगा कला की विषय वस्तु को परिच्छेद में अभिव्यक्त अभिप्राय के तौर पर परिभाषित किया गया है। समस्त कलाएं स्वरूप और विषय वस्तु का मिश्रण होती है। उदाहरण के लिए कविता में विषय वस्तु के निर्मित कार्य विचारों और इसके माध्यम से व्यक्त संवेदनाओं से होती है और स्वरूप निर्धारण की अभिव्यक्ति के लिए इसमें प्रयुक्त संगीत में भाषा है। फिर 10th में आएगा परिच्छेद के अनुसार कविता के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में कौन सही है। इसका है बी में आएगा डी और बी है। इसमें आएगा बी में आएगा इसका स्वरूप तकनीकी है। डी में आएगा स्वरूप संगीत में भाषा की रचना करता है। फिर इसकी आएगी व्याख्या में आएगा परिच्छेद के अनुसार कविता में विषय वस्तु के निर्मित अलंकारिक विचारों और इसके माध्यम से व्यक्त संवेदनाओं से होती है और कविता के स्वरूप निर्धारण की अभिव्यक्ति के लिए इसमें प्रयुक्त संगीत में भाषा है। इसमें से एक कला से दूसरी कला के स्वरूप में काफ़ी बदलाव होता है और यह तकनीकी बनी होती है। इस प्रकार कविता के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित कथन सही होगा। फर्स्ट है इसका स्वरूप तकनीकी है। सेकंड आएगा स्वरूप संगीत में भाषा की रचना करता है। फिर इसमें आएगा इसमें है 11 नंबर परिच्छेद के अनुसार किस प्रकार की कला सर्वोत्तम प्रकारता का उदाहरण है। ऑप्शन सी में आएगा वह जिसमें स्वरूप विषय वस्तु के लिए सहायक होता है। फिर इसमें आएगा व्याख्या में आएगा परिच्छेद के अनुसार समस्त कलाएं स्वरूप और विषय वस्तु का मिश्रण होती है और इन दोनों से संबंधित कतिपय उत्कृष्टताओं के माध्यम से कलाकार हमारे भीतर कलात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में सफल होते हैं। परिच्छेद में कला के इस प्रकार की सर्वोत्तम माना गया है जिसमें स्वरूप विषय वस्तु के लिए सहायक होता है। कला की विषय वस्तु को सामान्यतः इसके द्वारा अभिव्यक्त अभिप्राय से संदर्भ में परिभाषित किया जा सकता है। इसमें अनेक उत्कृष्टताएं सन्निहित हो सकती हैं और उन्हें विविध प्रकार से वर्गीकृत भी किया गया है। फिर आएगा 12 स्वरूप की वास्तविक भूमिका क्या है। इसका आएगा सी में आएगा विषय वस्तु में सहायक होना। व्याख्या में आएगा परिच्छेद के अनुसार स्वरूप की वास्तविक भूमिका विषय वस्तु में सहायक होता है। हम सिर्फ इस बात को ध्यान में रखेंगे कि स्वरूप वस्तुतः विषय वस्तु अपेक्षित भूमिका में ही होता है और यदि किसी भूमिका ज़्यादा प्रभावी हो तो संबंधित कृत को उत्कृष्ट कला पारकता का उदाहरण नहीं कहा जा सकता है। फिर 13 परिच्छेद के अनुसार कविता की विषय वस्तु से क्या सन्निहित है। ऑप्शन इसका आएगा ऑप्शन इसमें है बी में आएगा परिच्छेद के अनुसार कविता की विषय वस्तु में अलंकारिक विचार एवं अभिव्यक्ति संवेदनाएं सन्निहित होती हैं। कविता में विषय वस्तु के निर्मित अलंकारिक विचारों और इसके माध्यम से व्यक्त संवेदनाओं से होती है जबकि कविता के स्वरूप का निर्धारण अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त संगीत में भाषा से होता है। संप्रेषण 14 आएगा। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अभी कथन ए और दूसरा तर्क
आर के रूप में है। फिर है अभिकथन ए, बिना संप्रेषण के कोई सामाजिक गतिविधि संभव नहीं है। फिर आर तर्क, संप्रेषण हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी व्याख्या में आएगा प्रश्नगत अभिकथन, बिना संप्रेषण के कोई सामाजिक गतिविधि संभव नहीं है। सत्य है, क्योंकि मानव जीवन धारण करने से लेकर मृत्यु तक संप्रेषण आवश्यक होता है। दैनिक जीवन की संपूर्ण गतिविधि संप्रेषण से ही जुड़ी हुई है। तर्क, संप्रेषण हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सही है। और अभिकथन की स्पष्ट व्याख्या भी करता है। 15वां आएगा, निम्नलिखित में से आंगिक भाषा को वर्णित करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी शब्द की पहचान कीजिए। ऑप्शन सी में आएगा अंग विक्षेप, सूचकता। फिर इसमें आएगा व्याख्या में अंग विक्षेप, सूचकता आंगिक भाषा को वर्णित करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी शब्द है। यह एक अशाब्दिक संचार कौशल का भाग है। अशाब्दिक संचार को आमतौर पर लोगों के विचार शब्दहीन संदेश भेजने और प्राप्त करने के माध्यम से संचार की प्रक्रिया के रूप में समझा जाता है। संदेश हाव भाव और इस स्पर्श के माध्यम से शरीर की भाषा या मुद्रा द्वारा चेहरे की अभिव्यक्ति और आंखों के संपर्क के माध्यम से संप्रेषित किया जा सकने वाला माध्यम है। अशाब्दिक संप्रेषण को भौतिक घातीय के माध्यम से सूचित किया जा सकता है। अर्थ, वस्तुएं या कलाकृतियां भाषा में आवाज़ की गुणवत्ता, दर, पिच, मात्रा और बोलने की शैली सहित पैरा लैंग्वेज के रूप में जाने जाने वाले अशाब्दिक तत्व होते हैं। साथ ही ताल, स्वर और तनाव जैसे अभियोगी विशेषताएं भी होती हैं। फिर 16 में आएगा, निम्नलिखित में से एक तरफा संप्रेषण प्रक्रिया के सही क्रम की पहचान कीजिए। 16 में आएगा, एक तरफा संप्रेषण में सूचना केवल प्रेषण से प्राप्तकर्ता तक एक ही दिशा में स्थानांतरित की जाती है। प्राप्तकर्ता को प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेषक के पास कोई अवसर नहीं होता। एक तरफ संप्रेषण प्रक्रिया का सही अनुक्रम निम्नलिखित प्रकार से है। प्रेषक से संकेतन, फिर संदेश, माध्यम, विकोडन, प्राप्तकर्ता। जब प्रेषक तथ्यात्मक संदेश देना चाहता है तब एक तरफा संप्रेषण का उपयोग किया जाता है। कभी कभी संप्रेषण के माध्यम से एक तरफा संचार होता है, जैसे एक पुस्तक या समाचार पत्र का पढ़ना, एक वेबसाइट को पढ़ना आदि। एक तरफा संप्रेषण के प्रकार है। इन सभी मामलों में सूचना एक दिशा में चलती है, क्योंकि समय और एक स्थान संप्रेषण और रिसीवर को अलग अलग करते हैं। निम्नलिखित में से संप्रेषण द्वारा संवर्धित होने वाले कौशलों की पहचान कीजिए। 17 में आएगा, 17 की व्याख्या। संप्रेषण एक द्विमार्गीय प्रक्रिया है। यहाँ पर विचारों का आदान प्रदान होता है। बिना संचार के मानवीय संसाधनों को गतिमान किया जाना असंभव है। संचार को प्रेषित करने के अनेक माध्यम हैं। संचार को तभी सफल माना जा सकता है जब संप्रेषित संदेश को प्राप्तकर्ता अर्थ निरूपण कर उसकी पुष्टि करे। मानवीय जीवन के विभिन्न पहलुओं में संचार का अत्यधिक महत्व है। संचार को व्यवहारिक तत्व भी माना जा सकता है, क्योंकि एक व्यक्ति का व्यवहार दूसरे व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। प्रशासन एवं संगठन में संप्रेषण केंद्रीय स्तर पर रहता है, जो मानवीय एवं संगठन की गतिविधियों को
संचालित करता है। संप्रेषण द्वारा संवर्धित होने वाले कौशल निम्नलिखित हैं: वाचन तथा श्रवण, संभाषण तथा लेखन, गणितीय तर्क और अभिवृत्ति इसमें आएगा 18 नंबर में। 18 में आएगा नीचे एक प्रश्न दिया गया है जिसमें संबंधित दिए गए उन कथनों का चयन कीजिए जो प्रश्न के उत्तर के लिए आवश्यक हैं। प्रश्न ट्रेन की गति क्या है? प्रश्न ट्रेन की गति क्या है? इसमें आएगा ऑप्शन में दिए गए प्रश्न के लिए प्रश्न ट्रेन की गति क्या है। फिर कथन ए, ट्रेन विपरीत दिशा से आने वाली ट्रेन को 20 सेकंड में पार कर जाती है। इस कथन की सहायता से प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं किया जा सकता। फिर आएगा इसमें है ट्रेन विपरीत दिशा से आने वाली ट्रेन को 20 सेकंड में पार कर जाती है। इस कथन की सहायता से प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि दोनों ही ट्रेनों की लंबाई ज्ञात नहीं है। कथन बी, ट्रेन 300 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 30 सेकंड में पार कर जाती है। माना ट्रेन की लंबाई x मीटर है, तब ट्रेन की गति बराबर 300 प्लस x बटे 30। फिर इसमें आएगा, इसमें है कथन सी, ट्रेन एक खंबे को 10 सेकंड में पार कर जाती है, अतः ट्रेन की गति x बटे 10 है। कथन बी तथा सी से 300 प्लस x बटे 30 बराबर x बटे 10 बराबर 150 मीटर, अतः ट्रेन की गति 150 बटे 15 वो 150 बटे 10, तो 10 से भाग देंगे तो 15 मीटर प्रति सेकंड। इस प्रकार कथन बी तथा कथन सी प्रश्न आवश्यक नहीं है। फिर 19 नंबर में आएगा, नीचे 3 नल ए बी सी एक टैंक को क्रम से 8, 10 और 12 घंटे में भर सकते हैं। नल ए हर समय सतत रूप से खुला हुआ है, लेकिन बी और सी विकल्प ए घंटे के लिए खुलते हैं। टैंक को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा? इसमें बी में 4 सही 16 बटे 27 घंटे। नल ए की टंकी को भर सकता है 8 घंटे में। नल ए द्वारा 1 घंटे में टैंक का भरा गया भाग 1 बटे 8 है। बी द्वारा 1 घंटे में टैंक का भरा पानी 1 बटे 10 भाग। फिर तथा सी द्वारा 1 घंटे में टैंक का भरा भाग 1 बटे 12 भाग। फिर प्रश्न अनुसार नल ए सतत रूप से खुला है, परंतु बी तथा सी 1 घंटे के लिए खुला है। एक चक्र अर्थात 2 घंटे में भारी टैंक 1 बटे 8 प्लस 1 बटे 10 प्लस 1 बटे 8 प्लस 1 बटे 12 बराबर हो जाएगा 1 बटे 4 प्लस 1 बटे 12 प्लस 1 बटे 10 बराबर 13 बटे 30 भाग। इसलिए 2 चक्र में अर्थात 4 घंटे भरा टैंक 2 गुना 13 बटे 30 बराबर 26 बटे 30 भाग। फिर आएगा इसमें शेष है, इसलिए शेष टैंक बराबर 1, इसमें है शेष 1 माइनस 26 बटे 30 बराबर 4 बटे 30 है। इस प्रकार 5वें घंटे में नल ए द्वारा फिर इसमें है इस प्रकार 5 घंटे में नल ए तथा बी की बारी है। शेष टैंक को भरने में लगा समय 4 बटे 30 और ब्रैकेट में 1 बटे 8 प्लस 1 बटे 10 बराबर है 4 बटे 30 और 80 बटे 18 ये 0 से 0 कट गई। फिर इसमें है 16 बटे 27 घंटा। कुल समय 4 प्लस 16 प्लस 27 बराबर है। फिर इसमें आएगा फिर कुल समय 4 प्लस 16 बटे 27 बराबर 4 सही 16 बटे 27 घंटे।